गया उसको, मुख्तार अंसारी साहब को, कि अब्बास अंसारी साहब जो है वो एनडीए का हिस्सा हैं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। और जो मेरे सदर और मेरी पार्टी पर बहुतानबाजी करता है और इस तरह की अल्फाजबाजी करता है, एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मुकाबला करके देखा, वो तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार। ये उनका अहंकार लेकर के डूबा है। मुकेश सानू को कौन जानना था क्या चीज है और क्या वैल्यू थी। लेकिन ये समझिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो सदर है ये उस शेर बाप का बेटा है कि गोया जिसने किसी भी कंडीशन में अपने ईमान और अपनी शरीयत और अपने संविधान पर समझौता नहीं किया और अपनी लड़ाई को बराबर जारी रखा। हालात कुछ भी हो, अब मसाइब कुछ भी हो, वो नाम उसके लायक नहीं है। मैं तो उसको कहता हूँ दलाल प्रतापगढ़ी, समझे नहीं, इसलिए कि उसने राज्यसभा, अरे राज्यसभा सांसद हमारे के करम पर पे हैं तो है, हमारे रहमो करम पर पे हैं। बड़ा पद होता है बड़ा, लेकिन दान दिया हुआ होता है। ये पद नहीं होता है। असल नेता वो होता है जो गोया वोटों से बनता हो, ये वोटों से नहीं बनता, ये तो दान है। ईंधन में शामिल करना चाहिए, लेकिन ये अपने नेताओं की नहीं मान रहे। और रहे इमरान प्रतापगढ़ी की, तो हमारा तो उनपे एहसान है कि उनको जो राज्यसभा में भेजने में 2 सीटें हमारी भी थी, महाराष्ट्र में 2 सीटों पे वोट हमने भी दिए थी, तो उनको तो वह तो कमजोर है, उन्हें एहसान मानना चाहिए। अगर वो आज राज्यसभा में है तो वो हमारी वजह से है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से वजह। आपकी पार्टी 28 सीटों पे चुनाव लड़के 5 सीटें लेकर आई, कांग्रेस 70 पे चुनाव लड़के 6 सीटें लेकर आई, तो बराबर पहुंच गई दोनों पार्टी एक तरीके से। क्या कहना चाहोगे इमरान प्रताप? देखिए, ये जो श्रेय है ना, ये श्रेय में कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ है, जो दुर्दशा उनकी हुई है, वो सीधी सीधी इमरान प्रतापगढ़ी के स्टेटमेंट की वजह से हुई है, इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से हुई है। और यकीन मानो, वो हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा था कि एक मुखिया का चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं है, वो एक मुखिया का चुनाव भी वो नहीं जीत पाएंगे, उनका वजूद इतना है। मैं हूं फरमान अब्बासी। आज मैं मुजफ्फरनगर के यूनिक प्लाजा में बेसमेंट में अल तवक्कुल के ऑफिस पर मौजूद हूं, जहां एमआईएम पार्टी के काफी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। ये इस चीज का जश्न मना रहे हैं कि बिहार में जो इनकी पार्टी की 5 सीटें आई है उसका जश्न मना रहे हैं। वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी भी गए, अफजाल अंसारी भी गए और इकरा हसन भी गई। 3 बड़े नेताओं को वहां भेजा गया ताकि एमआईएम की वोट कट सके। इनका कहना है, लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एमआईएम की वोट काटने के लिए 3 लोगों को, 3 बड़े नेताओं को बिहार में भेजा गया था। इसके बावजूद भी वहां 5 सीटें आ गई हैं। 28 सीटों पर एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उनमें से 5 सीटें एमआईएम के खाते में आ गई हैं। तो इसी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम सीधे बात कर लेते हैं, किस तरह का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है, किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। आज जो है बिहार के सीमांचल में जो हमें अपूर्व और ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ जिस जीत का जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई और एक दूसरे को फल वितरित कर कर हम ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में 5 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नवाजा है। और एक जो सेकुलर पार्टियां हमारे से गठबंधन करने को भी तैयार नहीं थी, हमने उनके मुंह पर तमाचा मारा है और बता दिया है कि अब क़यादत खड़ी हो चुकी है और क़यादत जो हमें लेने को तैयार नहीं थे, अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं और एक ऐतिहासिक जनता ने फैसला सुना दिया है। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अख्तरुल ईमान साहब का, जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमारे बैरिस्टर साहब जो वहाँ रात दिन पड़े रहे, उनका अभी हम। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था कि वहां पर गए और उन्होंने कहा कि एमआईएम पार्टी को पूरा उन्होंने बाइकाट किया कि वोट नहीं देनी चाहिए, इस पर क्या कहोगे? देखिए, हमारे बैरिस्टर साहब ने उनके बारे में कह दिया था कि वो जो वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। वो ऐसी बात कर रहे थे, वो तथाकथित शायर थे, अब वो तथाकथित नेता रह गए हैं। अब वो नेता भी नहीं रहे, पहले तो वो शायर भी टूटे फूटे थे, अब वो टूटे फूटा नेता रह गए हैं। अब उनकी कोई इमेज नहीं रही है, अब वो खिरचाना बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह की जो है 5 सीटें एमआईएम के खाते में आई हैं, तो किस तरह का जश्न का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिहार की जनता का, इसने अपनी मोहब्बत से नवाजा है हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। और मैं यकीन दिलाता हूँ इन नामनियात पार्टी को
कि या तो हमें अलायंस में लो या तो हमें अपने साथ लो, नहीं तो हम अपनी कौम को, अपने इत्तेहाद को एक करने का काम करेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी इंशाल्लाह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरीके से आप 5 सीटों पर आपने जीत हासिल की है, जो विपक्ष है, जो इंडिया महागठबंधन है, उनका कहना है कि उन्होंने जो है बीजेपी को जिताया है, एनडीए गठबंधन को जिता दिया। नहीं, देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनका समीकरण क्या आ रहा है, उन लोगों के वोटिंग परसेंट कितनी है, उन लोगों को सीट कितनी मिली है, वो लोग कहाँ जहाँ जाकर सिमट गए हैं, जो अपने आप को एक नेशनल पार्टी बताते हैं, और उन लोगों की हालत क्या होगी है। हम लोगों को वोट परसेंट कितना मिला है, उन लोगों को कितना मिला है, और जनता ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। हमारे साथ यूथ के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 3 बड़े नेता उत्तर प्रदेश से वहां गए, सिर्फ उन्होंने ओवैसी की मुखालफत की। अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई मैं जितने ओवैसी की पार्टी में विधायक है इतने तो मेरे घर में है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना और नबी पर दुरूद के बाद अल्लाह का फजल और शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लायक हुए कि कोई हमारी मुखालफत करने लगा। जिसकी मुखालफत ना हो उसका कोई वजूद नहीं होता। रहा मसला अफजाल अंसारी साहब के सवाल का कि जंगल में कुत्ते और बिल्लियों की गिनती होती है, बताओ आपने गिनती देखी हो कहीं? लायन की क्यों होती है? उसके अंदर क्वालिटी है, वो शेर है, तो इसलिए ज्यादा तादाद नहीं, इस्तेदाद होना जरूरी है, क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी होना जरूरी है। तो इसलिए या ये समझिएगा कि अफजाल अंसारी साहब ने जो अल्फाज कहा है कि मेरे घर में इतने एमपी हैं, इतने विधायक हैं, सिबगतुल्लाह अंसारी जो अफजाल के भाई हैं, वो आदमी बहुत नेक और अच्छे हैं, लेकिन उस बेशर्म को तो शर्म आनी चाहिए कि इस देश का नहीं दुनिया का अजीम रहनुमा है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। और अगर मजहबी तरीका ये है और एक सामाजिक तरीका ये है, कोई अपने घर पर चल कर के आ रहा है, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर का सफर तय करके आ रहा है और मेरे गम में शरीक होने के लिए आ रहा है, तो उसको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मेरे सदर साहब मिल भी लेता। लेकिन इसी के साथ साथ उससे भी ज्यादा डूम भरने के लिए उनके लिए जगह यह है कि उनके भतीजे अखिलेश यादव के दरी गैंग का एक वर्कर उसकी टोपी को ओढ़ करके अपने गोया चचा की, गोया उसमें जो शोक सभा कहिए या गोया उनके जो है खराज अकीदत कहिए या उनकी जो है मरने के बाद जो इसाले साहब उसमें शिरकत करने के लिए उस दर साहब आए थे, उसमें वो टोपी लगाए हुए घूम रहा है। और इससे भी ज्यादा गए गुजरे की बात ये समझ लीजिए, हम तो ये समझते थे कि वाकई ये लोग बहुत दानिशमंद लोग हैं, दानिशवर लोग हैं, लेकिन जब हमने देखा कि इनके जो आका हैं अखिलेश यादव, जब वो गए तो इनकी ऑल फैमिलीज, इनकी गर्ल्स, इनकी वाइफ, इनके मतलब जो है टोटल लेडीज उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी। तो इसका मतलब तो यह है कि आप गोया मुख्तार अंसारी साहब के मरने का इंतजार कर रही थी कि कब अखिलेश भैया आएंगे और कब फोटो खिंचवाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अब्बास अंसारी, गोया उसको मुख्तार अंसारी साहब को, कि अब्बास अंसारी साहब जो है वो एनडीए का हिस्सा है, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। और जो मेरे सदर और मेरी पार्टी पर बहुतान बाजी करता है और इस तरह के अल्फाजबाजी करता है, एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मुकाबला करके दिखाओ, तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार है। मुकेश सहनी के बारे में क्या कहेंगे? उसे गठबंधन में ले लिया गया, 15 सीटें उन्हें दे दी गई मुकेश सहनी को, और उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया गया। लेकिन ओवैसी साहब ने 6 सीटें मांगी। अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उन्हें 6 सीटें न 4 सीटें उन्हें नहीं दी गई, लेकिन मुकेश सहनी को 15 सीटें दे दी गई, जो एक भी सीट नहीं ला पाए। ये उनका अहंकार लेकर के डूबा है। मुकेश सहनी को कौन जानना था क्या चीज है और क्या वैल्यू थी। लेकिन ये समझिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो सदर है, ये उस शेर बाप का बेटा है कि गोया जिसने किसी भी कंडीशन में अपने ईमान और अपनी शरीयत और अपने संविधान पर समझौता नहीं किया और अपनी लड़ाई को बराबर जारी रखा। हालात कुछ भी हों, अब मसाइब कुछ भी हों, परेशानियां कुछ भी हों, लेकिन जारी रखा। अगर कोई और होता तो जिस तरीके से 5 से 1 पर आ गई थी इस पार्टी, तमाम लोग धोखा देकर के चले गए थे, लेकिन एक अख्तरुल ईमान खड़ा रहा। उस आदमी की हिम्मत को सलाम। और गोया मुकेश सहनी को ये समझिएगा कि गोया इंडिया गठबंधन को ये सोच लेना चाहिए कि अभी तो बिहार एक झांकी है, अभी यूपी एक बाकी है। अच्छा, लोगों का कहना यह है कि कयादत तो खड़ी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कयादत नहीं बल्कि बीजेपी खड़ी कर रही है। ये तो सब बकवासबाजी है। अगर देखो मेरी बात सुनो, बहुत कड़ा लफ्ज है आपके चैनल के माध्यम से, और इसको पहुंचाना उन तक जो इस बात को कहते हैं
ओवैसी साहब को समझने के लिए एक बाप और नेक माँ होना जरूरी है। अगर कोई किसी पर इल्जाम तराशी करता है ना, वो समझिए कि उसकी लाइफ में, उसकी गोया तरबियत में कहीं ना कहीं लॉजिक है और कहीं ना कोई गोया कोई ना कोई कमी है। वरना ये बात समझिएगा, आप दिमाग से लगाइएगा, 2014 में सर साहब चुनाव लड़े नहीं लड़े ना? 2017 में चुनाव लड़े सदर साहब, नहीं लड़े ना? 2019 में चुनाव लड़े, नहीं लड़े? 2024 में चुनाव लड़े, फिर बीजेपी क्यों आ गई? बीजेपी के पीछे जो दानिशमंद लोग हैं, एक तो है दरी गैंग जो गुलाम हो चुका है, सिर्फ जहनी गुलाम, जैसे मीर सादिक मीर जाफर वाले हैं, और एक है दानिशमंद लोग। दानिशमंद लोग समझते हैं आरएसएस की 100 साल की मेहनत से बीजेपी उसमें है। और फिर दूसरी चीज ये है, मैं आपको आखिर में एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि हमारा मिशन और मकसद ये होना चाहिए हम किस तरह कामयाब होंगे, ना कि ये मिशन हो कि आप किस तरह नाकाम। शाहरुल त्यागी जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अभी आपके साथी जो जिलाध्यक्ष हैं यूथ के मुजफ्फरनगर के, उन्होंने एक बात कही है कि बिहार तो झांकी है, यूपी अभी बाकी है, तो यूपी में बड़ा खेला करने जा रहे हो। देखिए, जिस तरह से बिहार चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ऐतिहासिक जीत मिली है और वहाँ की जो सेकुलर कहे जाने वाली पार्टियां जो थी जिन्होंने एमआईएम को दरकिनार किया, अगर इसी तरह का दरकिनार उत्तर प्रदेश में भी किया गया तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी मुँह की खानी पड़ेगी। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही थी कि यूपी के अंदर 80 सीटें ऐसी हैं जो केवल मुस्लिमों के दम पे जीती जा सकती है। हमारे सदर साहब ने जो बात कही थी बहुत सही कही थी, और बहुत सी सीटें ऐसी हैं हकीकत में जो मुस्लिमों के दम पे जीती जाएगी। और आने वाले 2027 के चुनाव में अगर एमआईएम को गठबंधन में शामिल किया गया तो ठीक, नहीं किया गया तो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितनी ज्यादा सीटें होंगी उतनी सीटों पर लड़ने का काम करेगी। ये सवाल मैं दोबारा आपसे करना चाहता हूं, जैसे 80 सीटों का जिक्र किया गया है आपके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, तो क्या लगता है कि यूपी के अंदर 2027 में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी जानेगी क्या करना है, लेकिन इंशाल्लाह ये बात जरूर ध्यान रख लिया जाए। जितने लोगों ने हमारी पार्टी की वहां मुखालफत की है, अभी आप एक नाम ले रहे थे, मैं तो सच्चाई है कि उसको वो नाम उसके लायक नहीं है। मैं तो उसको कहता हूँ दलाल प्रतापगढ़ी, समझे नहीं? इसलिए कि उसने राज्यसभा अरे राज्यसभा सांसद हमारे के कर्म पर पे हैं, तो है हमारे रहमो कर्म पर पे हैं। बड़ा पद होता है, बड़ा, लेकिन दान दिया हुआ होता है। ये पद नहीं होता है। असल नेता वो होता है जो गोया वोटों से बनता हो, ये वोटों से नहीं बनता, ये तो दान है। ये तो उनकी नहीं, वफादारी का सबूत दे रहे हैं वो, उनको वफादारी का एक गोया उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि तुम्हें हमारे काम करना है, तुम्हें हमारे यहाँ हाजिरी देनी है, तुम्हारे जी हुजूरी करनी है। वरना जब चुनाव लड़ रहे थे ये लोकसभा का, मैं खुद गया वहां जाकर के, इनके बड़बोलापन और इनकी बकवासबाजी, इनकी लफ्फाजियों की वजह से इनको लेकर के डूबा इनका आकार। जब एसटीएस इनके सामने चुनाव लड़े थे, इन्होंने अपने आप सामने ये स्कूल के नाम पर इन्होंने चंदा किया, कहाँ है वो स्कूल इनका, कोई बताएगा? और बस जब जहां जाते हैं ओवैसी साहब तुमने नहीं किया, ओवैसी साहब तुमने, सामने आए और सवाल करे, और जब है जवाब देने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दनासादन कार्यकर्ता उससे ज्यादा मजबूत और सक्षम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है एमआईएम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, और भी लोग बाकी हैं जिनसे हम बात करेंगे। 3 नेताओं को बिहार में भेजा गया, मुस्लिम नेताओं को, बड़े नेताओं को यूपी से। अखिलेश यादव जी ने, 2 तो समाजवादी पार्टी के थे और 1 कांग्रेस के थे। क्या कहना चाहेंगे उन तीनों नेताओं के बारे में? देखो, मैं पहले तो शुक्रगुजार करता हूँ इनका, बिहार का जो उन्होंने 5 विधायक हमें दिए हैं, और ये इसलिए दिए है कि जो सोच रहे थे कि भाई वो हिसाब की एक भी सीट ना निकले, पूरी मेहनत करी है इन तीनों ने। मतलब हमने इनके लिए दुआ करी है, जब ये चुनाव लड़ रहे थे पूरी दुआ करी है। हर उन्होंने वो हिसाब को नुकसान पहुंचाया क्या? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कम से कम 14 सीटों पे तो पूरा नुकसान है ही, जो 100 वोट से, 50 वोट से, 250 वोट से, 300 वोट से ऐसे करके हारे हैं। खुला नुकसान दिया है। और उन्होंने वो नुकसान दिया है जिनके लिए हर मुसलमान ने दुआ करी थी कि भाई ये जीत जाए, हमारे रहनुमा बनेंगे, मुसलमानों के लिए हक की बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने पद के चक्कर में है, इन्हें पद मिल जाए, बस इनका नाम हो जाए, इसलिए लगे पड़े हैं। कोई विकास की बात नहीं करते, ना विकास करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर
भले ही मुसलमानों के दम पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी हो, लेकिन जब सोशल मीडिया रिजल्ट आने के बाद बिहार का सोशल मीडिया पर नजर जो है दौड़ाई गई, तो कमेंट में जो हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे यादव हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सैनी हो, किसी भी समाज के हो, उन लोगों के कमेंट, बेशुमार कमेंट, हजारों लाखों तादाद में हमने देखे हैं जो ओवैसी साहब को सही बता रहे हैं। इस पर क्या कहोगे? इस पे ये कहेंगे ये नेता मान चुके हैं अपना ओवैसी साहब को, और ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं, और बिहार में इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी है, और हम मुजफ्फरनगर की हर जनता बिहार का शुक्र अदा करते हैं। 2027 में इंशाल्लाह इतिहास लिखेंगे हम मुजफ्फरनगर में। यार बीच में ना जाओ, देखो तो क्या तरीका है, यहाँ खड़ो, बीच में ना जाओ यार, इसे बंद कर दो फोन यार, बार बार बीच में जा रहे, बेबी चले गए, मतलब जो है भैया तुम तो सब भाई वीडियो पूरी बन रहा, तुम अगर अभी रुक जाओ भाई, वीडियो पूरी नहीं बनी अभी। हाँ जी, आपसे दोबारा सवाल करूंगा मैं, बिहार के अंदर और बल्कि पूरे देश के अंदर जिस टाइम पे देश गर्मा गर्मी का माहौल था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग तैयार थी, उस टाइम पे ओवैसी साहब ने मोर्चा संभाला, और ओवैसी साहब ने पूरी खुल के जो है पाकिस्तान की मुखालफत की। उन्हें डेलीगेशन में विदेश में भी भेजा गया, और विदेश में भेज के उन्हें कहा गया कि भाई ओवैसी साहब विदेश गए, और विदेश में उन्होंने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली मुस्लिम देशों के सामने। उसके बाद से जो हमारे देश के हिंदू भाई हैं, उन्होंने लगातार ओवैसी साहब की तारीफ की, और ओवैसी साहब को कहा कि गृह मंत्री बनाना चाहिए, ऐसे नेता है। तो अब भी बिहार चुनाव में रिजल्ट आने के बाद लगातार लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई, कि ओवैसी साहब की गलती नहीं है, गलती इंडिया गठबंधन की है, उन्होंने गठबंधन में क्यों नहीं। इस पर क्या कहोगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी पार्टी जो है, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है, सब धर्मों की पार्टी है, और हमें बिहार में सभी धर्मों का वोट मिला है, और हमें अख्तरुल ईमान साहब को तो काफी तादाद में हिंदू वोट मिले हैं, और हिंदू तादाद में हिंदू वोटों ने वोट डाला, और खुलेआम डाला। तो इसमें ये नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया है। हमारा नेता जो है वो सच्चा देशभक्त है, और सच्चे अपने देशभक्ति की कई बार वो अपनी परीक्षा दे चुका है, और वो इस काबिल है कि उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो भारत सरकार उनको सबसे पहले आज सबसे आगे चुनती है, क्योंकि वो हर चीज में सबसे आगे है, और हर चीज में जवाब देने में सबसे आगे है। तो हमारा नेता जो है वाकई में, अगर ये कुछ लोग सचिन पायलट की बात मान लेते तो हो सकता था कि रिजल्ट और कुछ और होता बिहार का, क्योंकि सचिन पायलट ने भी इशारा में कहा था कि एमआईएम को गठबंधन में शामिल करना चाहिए, लेकिन ये अपने नेताओं की नहीं मान रहे। और रहे इमरान प्रतापगढ़ी की, तो हमारा तो उनपे एहसान है कि उनको जो राज्यसभा में भेजने में 2 सीटें हमारी भी थी, महाराष्ट्र में 2 सीटों पे वोट हमने भी दिए थी, तो उनको तो वह तो कमजोर है, उन्हें एहसान मानना चाहिए। अगर वो आज राज्यसभा में है तो वो हमारी वजह से है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से वजह से है, ना कि कांग्रेस की वजह से। अच्छा, आपने कहा मौलाना, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा तो आप कह रहे थे कि भाई बिहार तो अभी झांकी है, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करने वाला है? अगर आप सपोज करो आपको गठबंधन में नहीं ले रहा, मतलब जो है अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि हम गठबंधन में, क्या करोगे आप? पता करेंगे, मतलब फतेह किस तरह, जिस तरह बिहार में इंशाल्लाह। हाँ, बिहार में जीतेंगे, बिहार में जीते ना हम। आदिल हुसैन साहब को तो बेईमानी से हराया, बिल्कुल सरासर। पहले उन्होंने घोषित कर दिया, फिर उसके बाद किसका प्रेशर आया, तो उनको हरवा दिया गया। लेकिन काफी सीटें ऐसी भी रही है जिन पे 200, 250, 300, 500 वोट से जो है हार मिली। मैंने अभी बताया ना आपसे, जब मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों से मुसलमानों ने लड़ना शुरू किया था, तो सिराजुद्दौला सिर्फ 22 घंटे चुनाव गोया जंग में लड़े थे मुल्क को आजाद कराने के लिए। लेकिन उनके जो सिपह सालार थे, उनकी फौज में एक शख्स था मीर सादिक, 22 घंटे में अंग्रेजों ने उसको इनाम दे करके खरीद लिया था। ऐसे ही मीर जाफर की हिस्ट्री है, मीर जाफर को जो खरीदा गया था, 900 बीघे जमीन खरीद लिया गया था। तो मुसलमानों के साथ मुसलमानों को गद्दार करने वाले मुसलमानी तो मिलेंगे, तो ये नई बात नहीं है। इसलिए कि मुसलमान हर में भी और सब लोगों में हर तरह के लोग होते हैं।
और दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा जिस वक्त सिखों ने खालिस्तान का ऐलान किया था तो सबसे पहले उन्होंने सिखों का इलाज किया था। तो इसलिए इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके कार्यकर्ता सब बिल्कुल अब एक्टिव हो चुके हैं। अब ये जहन से निकाल चुके हैं ये मुसलमान हैं, ये कौन है, ये कोई मतलब नहीं। सिर्फ ओनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वर्कर है और जो गोया पदाधिकारी है और जो गोया हमारा प्रत्याशी है, बस वही हमारा अपना नहीं। आपकी जो पार्टी है एमआईएम पार्टी बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में उसके अपने विधायक भी हैं, सांसद भी रहे हैं और बहुत पुरानी पार्टी भी है। अभी थोड़े दिन पहले एक पार्टी आई आजाद समाज पार्टी, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिम यूपी के जो मुस्लिम नेता हैं वो उसमें जाना पसंद करते हैं, जो भी नई पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी में जाना पसंद नहीं करते। खासकर मुजफ्फरनगर के नेताओं की मैं बात करूंगा, चाहे नवाइस आलम हो या मीर आलम हो, मतलब उसमें तो जाना पसंद करते हैं, एमआईएम में क्यों नहीं आना पसंद करते नेता? देखिए, आप पत्रकार बंधु मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं और जहां पे सवाल कर रहे हैं सब लोग मुझसे बड़े हैं, हर एतबार से, पद के एतबार से, इल्म के एतबार से, हर एतबार से मुझसे बड़े हैं बहरहाल। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, हिस्ट्री पढ़िए, तारीख पढ़िए, कभी भी कोई हक का मैसेज आया, हक का पैगाम आया, हत्ता के हमारे आइडियल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी ने हक का ऐलान किया, लोगों कामयाब हो जाओगे, इधर आ जाओ, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला अबू बकर था और लेडीज में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो गोया लोग आते रहे, आखिर में जब फतेह मक्का हो गया तो जो लोग ये कह रहे थे, हाँ गरीबों का टोला, अरे हाँ इनके पास क्या है, इनका वजूद क्या है, जो ये कहते थे। उसके बाद कुछ लोगों ने खुशामदी की उनके रिश्तेदारों की, कुछ लोगों ने जाकर के अपने आप को अल्लाह के रसूल उन साहबा इकराम के सुपुर्द किया और कुछ लोगों ने अपने आप को गोया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अपने आप को अल्लाह के रसूल के सामने पेश हो गए। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही मुल्क की आज़ादी के वक्त, जिस वक्त में अंग्रेज काबिज कर चुका था पूरा, तो बड़े बड़े ताजिर, कोई अपनी फैक्ट्री बचाने के चक्कर में था, कोई अपनी जमींदारा बचाने के चक्कर में था, कोई अपना सियासी वजूद बचाने के चक्कर में था, किसी को गोया उधर का हिस्सा मिल गया, किसी को इधर का हिस्सा मिल गया, ये कंडीशन हो रही थी। तो सबसे पहला फतवा जारी करने वाला शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद मोहतरम जनाब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, एक मस्जिद का इमाम, एक मदरसे के मुल्ला जी ने फतवा दिया था। और उसके बाद तने तनहा इन मुल्ला जियों ने, इन उलमा इकराम ने, इन अकाबिरीन ने, इन बुजुर्गान दीन ने, और गोया इन्होंने तने तनहा तकरीबन सैकड़ों साल तक मुल्क की आज़ादी के लिए जंग आज़ादी लड़ी, अंग्रेज़ों के लड़े। फिर उसके बाद तमाम लोग जो है उसमें शरीक हो गए और तमाम लोग कहने लगे भाई हमने फतह करी, हमने फतह करी। तो ये चीज़ होती है, जब हक आता है तो ये लोग समझेंगे अरे नहीं भाई हमें अपना कारोबार बचाना है। सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए, कौमी आदमी होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए, अपने देश के प्रति वफादारी होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ होना चाहिए, हमारी शरीयत और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारे मुल्क का जो आइन है उसके प्रति वफादार होना चाहिए, बाकी और कोई कुछ नहीं। ठीक है, मेरे दो सवाल हो रहे हैं, दो सवाल के बाद मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। वैसे तो लोगों को मजा आ रहा होगा देखने में क्योंकि बिहार का रिजल्ट नया नया आया है, तो एमआईएम के समर्थक भी बहुत हैं, तो उस पर अपनी राय भी देते रहे जो है वीडियो में साथ ही साथ। तो पहला सवाल, आखिरी सवाल में से पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आपने नगर पालिका चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। गोरा स्वरूप की पत्नी जो है चेयरमैन बनी और राकेश शर्मा समाजवादी से आप बीच में जो है टांग फंसा के आ गए, तो जो है आप आरोप भी लगे कि भाई आपने समाजवादी को हरवा दिया। हालांकि आरोप उधर से भी लगे कि भाई वो मुस्लिम महल्लों में जाने से कतराए, राकेश शर्मा मुस्लिम महल्लों में नहीं पहुंच पाए। आप पे भी आरोप लगे, उन पे भी आरोप लगे, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल आपका चेहरा चमका। तो आपसे सवाल ये है, जो इकरा हसन है, इकरा हसन कैरानी की सांसद है, बिहार में जाती है और बिहार में जाके कहती है कि वोट उसे दो जो जीत रहा हो, जो सरकार बना सके। तो उन्होंने नाम तो लिया नहीं था किसी का, किसी पार्टी का कि भाई किसे वोट देनी है। तो एनडीए की सरकार आ गई, तो उनके बयान के बारे में क्या कहोगे? क्या उनका बयान एनडीए को लेकर था, किस चीज? ये तो आपने खुद ही बता दी ये बात तो, कि उन्होंने वो इशारा किधर करा था और सरकार किसकी बन गई, ये तो आपने इशारों में बता दिया। शायद वो इशारा उधर ही कर गई हो, ये तो खैर वो जानते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आपने अभी एक सवाल किया था कि आजाद समाज पार्टी में आने से लोग मुजफ्फरनगर के नेता कतरा रहे हैं। देखिए, अभी मौलाना ने कहा कि हक आने दीजिए, बातिल मिट जाएगा, वो अपना आप आ जाएंगे।
वो सब में खड़े हैं, वो लाइन में खड़े हैं। हमारे विधायक तो बन जाने दीजिए यहाँ, वो तो खुद आएंगे, वो तो खुद मौलाना के दर पे खड़े होंगे। कतराने से मेरी मुराद ये है, जैसे अभी आपने कहा कि नेता कतरा रहे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर के बहुत से नेता हैं, छोटी से छोटी पार्टी में जाना पसंद करते हैं, लेकिन एमआईएम में आना पसंद नहीं करते। ये कहते हैं कि हमारे जो प्लस वोट हैं वो उस पार्टी में मिल जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो नेता छोटी सी पार्टी में जा रहे हैं, सपोज करिए छोटी सी पार्टी में जाए, छोटी छोटी पार्टी में जा रहे हैं, क्या उनके पीछे मुसलमान बड़ी तादाद में जो दूसरे समाज को जोड़ के वे विधायक बन जाएंगे? देखिए, ये सोच का फर्क है उनकी। असल में उनकी सोच छोटी है, तो वो छोटी सोच की वजह से सोच रहे हैं। हम यहाँ 23 से 27, 28, 30, कुछ सीटों पे हम 40, किसी पे 45, किसी पे 30%, किसी पे 28%। पश्चिमी यूपी में हम लगभग 27-28 सीटें हैं कि हम अपने बलबूते पे निकाल सकते हैं पश्चिमी यूपी में। लेकिन उनकी छोटी सोच ये है कि हम प्लस हो जाएंगे। देखिए, जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, दूसरा आपके साथ आने वाला नहीं है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पीछे लोग अपना आप बनते चले जाएंगे, कारवां बनता चला जाएगा। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद अगर इंडिया ने कोई नेता मुसलमानों में दिया है, क़यादत अगर मुसलमानों में दिए, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर हम आज नहीं खड़े होंगे तो ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। आप पीछे ही रह जाएंगे और लोग बढ़ते चले जाएंगे। जो ये सोच रहे हैं कि आज हम आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वे सोचते ही रह जाएंगे। और जो है क्या नाम, तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, आपने सुनी होगी कहावत, तो वो वैसे ही रह जाएंगे। मैं तो उनसे कहता हूं कि अब भी मौका है, आ जाइए। वो उनसे हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि आना तो हमें भी पड़ेगा। वो खुद कहते हैं इस बात को, आना पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ी और मजबूत हो जाओ। तो आप देखिए, आप देखिए कि आप 27 में जब हम यहाँ पश्चिमी यूपी में 40 सीटें लेके आएंगे इंशाल्लाह, तो और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तो वो लोग भी पछताएंगे, और जब वो पछताना उनके काम नहीं आएगा। मैं तो बस इतनी बात कहना चाहूँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप पश्चिम प्रदेश सचिव हैं एमआईएम पार्टी के। भाई, बिहार के अंदर चुनाव चल रहे थे, चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए इमरान प्रतापगढ़ी जाते हैं और एमआईएम की पूरी मुखालफत करते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पे चुनाव लड़ी और आपकी पार्टी 28 सीटों पे चुनाव लड़ के 5 सीटें लेकर आई। कांग्रेस 70 पे चुनाव लड़ के 6 सीटें लेकर आई, तो बराबर पहुंच गई दोनों पार्टी एक तरीके से। क्या कहना चाहोगे इमरान प्रतापगढ़ी? देखिए, ये जो श्रेय है ना, ये श्रेय में कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ है, जो दुर्दशा उनकी हुई है, वो सीधी सीधी इमरान प्रतापगढ़ी के स्टेटमेंट की वजह से हुई है, इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से हुई है। और यकीन मानो, वो हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा था कि एक मुखिया का चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं है, वो एक मुखिया का चुनाव भी वो नहीं जीत पाएंगे, उनका वजूद इतना है। और रही बात बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में सीधा सीधा उनको बिहार की जनता ने नाकार दिया है, ठुकरा दिया है, भगा दिया है, लात मार के निकाल दिया है। तो ये थे एमआईएम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो लगातार कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बिहार में हाल हुआ है, उसका कारण उन्हीं लोगों की वजह है जो उन्होंने एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया है। लगातार इनके अलावा भी जगह जगह, सिर्फ जिले में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल एमआईएम पार्टी मना रही है। जश्न का माहौल इसलिए भी मना रही है क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें लाने वाली एमआईएम पार्टी है और 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसलिए जश्न का माहौल पूरे देश में मनाया जा रहा है। धन्यवाद।